Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next marathon video with regard to your JKPSC 10+2 Sociology lecture examination. So yeah, here we are covering the third marathon और 4 दिन में आपका एग्ज़ाम है. सो येस, हम लोग मैराथन फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज़ कर रहे हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्थ एंड सैनिटेशन में डाउट है. देखिए, हेल्थ एंड सैनिटेशन की हम लोग बात करें तो हम कुछ फैक्ट्स इसके रिगार्डिंग देखेंगे. आपको भी पता है MCQ बेस एग्ज़ाम है, तो हमें एक मेजर फैक्ट्स जो इस चैप्टर के रिगार्डिंग आ सकते हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे. जिसमें हम स्टार्ट जो करेंगे, देखिए सबसे पहली बात तो आप देखिए हेल्थ की, अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूँ या जनरल लेवल पे बात करें तो हेल्थ जो है उसको एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो कंसीडर किया जाता था. बट धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ चैप्टर पढ़ते हैं तो इसका मतलब आपने हेल्थ को सोसाइटी से लिंक करना स्टार्ट कर दिया कि सोसाइटी के अलग अलग फैक्टर्स का आपकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. राइट, तो यहाँ पे देखा गया कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है. सोसाइटी में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है बहुत सारे रीज़न से, क्योंकि गरीबी है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट, क्लास, रिलीजन, इन सब को लेके. राइट, तो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है. तो ये सारी चीज़ों का हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है. वेरी ऑब्वियसली जिसके पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, वो अच्छी हेल्थ फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकता. अगर बीमार हो जाएगा तो अच्छी ट्रीटमेंट नहीं ले सकता है. राइट, तो ये जो डिजीज़ होती है ये होता है व्हेन यू आर नॉट वेल, आप प्रॉपरली वेल नहीं हो. अब इनिशियली तो आप बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पे या फिजिकल वेलबींग की बात करते थे. राइट, इनिशियली तो सिर्फ फिजिकल वेलबींग की बात की जाती थी, बट लेटर ऑन हेल्थ के साथ हमने मेंटल एस्पेक्ट को भी जोड़ दिया. नाउ मेंटल इलनेस और मेंटल वेलबींग को भी लेके चला जाता है. तो इसी एस्पेक्ट पे अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इंस्टीट्यूशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे हेल्थ के पैरामीटर्स की बात करती है, उसकी अगर डेफिनेशन देखें तो उसके अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है एज पर WHO, तो हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बैकग्राउंड में थोड़ा डॉटर की नॉइज़ है, बट मैं वेट नहीं कर सकती हूँ कि व्हेन शी विल स्लीप देन आई विल मेक द वीडियो. फिर डिले हो रहा है इस वजह से, तो आई एम मेकिंग द वीडियो. प्लीज़ बियर द नॉइज़, थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग मैनेज करिएगा. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. राइट, तो आप देख रहे हो, आपसे पूछ सकता है, ये मैंने MCQ में भी इंक्लूड करा है कि हेल्थ क्या है एज पर WHO. फिजिकल भी बात कर रहा है, मेंटल भी बात कर रहा है, सोशल वेलबींग की भी बात कर रहा है. सिर्फ ये मतलब नहीं है. अच्छा, अगर वो लिख दे एब्सेंस ऑफ डिजीज़, तो क्या सिर्फ ये हेल्थ है? सिर्फ ये एस्पेक्ट हेल्थ नहीं होता है. एब्सेंस ऑफ डिजीज़ इज़ नॉट हेल्थ. सो एब्सेंस ऑफ डिसीज़ इज़ नॉट ओनली हेल्थ. हेल्थ इज, अभी हमने देखा फैक्टर्स लाइक सोशल, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, ये एज पर WHO, ये तीनों फैक्टर जो होंगे वो हेल्थ को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. हेल्थ जो है ये आपकी एवरीडे लाइफ का एक पार्ट माना जाता है. राइट, तो हेल्थ को WHO एक होलिस्टिक व्यू की तरह देखता है. राइट, जिसमें आपका हेल्थ जो है इट इज़ इम्पैक्टेड बाय योर एनवायरनमेंट, मतलब जिस जगह आप रह रहे हो, आपकी मेंटल स्टेट क्या है, आपका सोशल सपोर्ट. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट योर बॉडी, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस. राइट, तो वी आर सेइंग कि मेंटल जो एस्पेक्ट है वो भी यहाँ पे जाता है. तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. तो हम हेल्थ में आपके इक्विटी की बात करते हैं. WHO भी कोशिश करता है कि हेल्थ में इक्विटी बनी रहे, प्लस सबको हेल्थ मिले, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो. इस चीज़ के लिए अब हर कंट्री अपनी अपनी अलग प्रोविज़न्स बनाएगी. हर कंट्री की गवर्नमेंट अपनी अलग प्रोविज़न्स, रूल्स, लॉज, पॉलिसीज़ बनाएगी जिसके थ्रू वो ये अचीव कर सकती है. अब हेल्थ से रिलेटेड एक पार्ट है, आपको पता है डिजीज़. राइट, तो डिजीज़ में हम लोग देखेंगे कि ये 2 टाइप की होती है. एक हम यहाँ पे मेंशन करेंगे दैट इज़ कम्युनिकेबल, फिर हम मेंशन करेंगे नॉन कम्युनिकेबल. ये आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी, आपको पता भी होंगी, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है. यू कैन नॉट इग्नोर दिस. कम्युनिकेबल डिजीज़ वो सारी डिजीज़ होती हैं जो कि इन्फेक्शियस होती हैं. राइट, जो कि क्या होती हैं, इन्फेक्शियस होती हैं, और दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जो एक पर्सन से, आप अपने पास इसको हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख लीजिएगा. मैं सब कुछ नहीं लिख रही हूँ बिकॉज फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. मैं बस मेन पॉइंट आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ. दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. राइट, वन पर्सन टू अनदर. अब ये बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है. राइट, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, इन सब से. अब आप किसी पर्सन के या तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हो, या एयर के थ्रू ट्रैवल हो रही है, कंटामिनेटेड फूड खा लिया, कंटामिनेटेड वाटर पी लिया, इंसेक्ट ने आपको काट लिया, इन सब रीज़न से ये जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकती हैं. जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, TB.
अब पूछ सकता है कि ये डिज़ीज़ दिस इज़ कॉज्ड बाय, मैचिंग भी दे सकता है। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी। अभी मैं बताऊँगी सोशियोलॉजिस्ट हेल्थ के बारे में क्या बोलते हैं, ये चीज़ें भी अभी हम इस यूनिट में आगे देखेंगे। बट कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस जो है वो किसकी वजह से हो रहा है? बैक्टीरिया की वजह से। मलेरिया किसकी वजह से हो रहा है? इट इज़ ड्यू टू द कॉज्ड बाय द पैरासाइट। कोविड-19 जो था वो क्या था? कोविड-19 जो था वो वायरस की वजह से था, इट इज़ ड्यू टू अ वायरस। देन वी हैव कॉलेरा, इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द cholera is due to bacteria, right? And then we have HIV AIDS. AIDS की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। HIV AIDS जो है ये भी एक वायरस डिसीज़ है। तो ये पूछ सकता है कि विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द वायरस, विच इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। उसके बाद आता है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है ये इन्फेक्शियस नहीं है और ये ट्रांसमिट नहीं होती है, कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्सन को है तो दूसरे को भी हो जाएगी, राइट? तो कान बी ट्रांसमिटेड। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमने वहाँ पे देखे। ये देखो ये हो क्यों रही है, आपको खाना पीना प्रॉपर, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रही है, फिजिकल एक्टिविटी उतनी ज़्यादा आपकी नहीं है, कोई पर्सन स्मोक कर रहा है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, पोल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, इस रीज़न से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। तो ये 1% टू अनदर पर्सन ट्रैवल नहीं करती है। जैसे कि डायबिटीज़ की बात करें, राइट? डायबिटीज़ की बात करते हैं। इसके अलावा कैंसर जैसी डिजीज़ हो गई, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो गई, स्मोकिंग या पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, हाइपरटेंशन हो गया, हाई बीपी, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें देखने को मिलती है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल में। कम्युनिकेबल जो है वो कॉन्टेजियस डिजीज़ है एंड नॉन कम्युनिकेबल नॉन कंटेजियस डिजीज़ है। डन। अब एक और फैक्चुअल चीज़ पे बात करते हैं। आपको पता है कि आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए टू बी हेल्दी। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? सारे विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, ये सब प्रोटीन हमें बराबर मात्रा में मिलना चाहिए। कुछ भी चीज़ की कमी रह जाएगी तो बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है और वो कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़ बन जाती है, राइट? वो कुछ क्या बन जाती है? डेफिशिएंसी डिजीज़ बन जाती है। तो इसी तरीके की किस किस न्यूट्रिएंट या विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है ये भी हम देख लेते हैं। अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट एग्जाम में आ गया तो ऐसा ना हो कि इतना बेसिक क्वेश्चन हम लोग गलत कराएं बिकॉज हम लोग ये क्वेश्चन टॉपिक्स देख के ही नहीं गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फर्स्टली वी हैव विटामिन ए। पहले हमारे पास है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से हमें देखने को मिलता है नाइट ब्लाइंडनेस, राइट? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 की कमी से बेरी, ये और भी कैटेगराइज हैं आगे। नाइट ब्लाइंडनेस में देखो पुअर विज़न हो जाता है, आई साइड वीक हो जाती है। बेरी में मसल्स आपकी वीक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा थकान रहती है, नर्व भी समटाइम डैमेज हो जाता है, राइट? विटामिन B12 की कमी से हो जाता है एनीमिया। अगेन फटीग, वीकनेस वगैरह इसमें रहती है, राइट? पेरिनीशियस एनीमिया यहाँ पे होता है। फिर विटामिन C की कमी से हम देखते हैं स्कर्वी होता है। यहाँ पे आपके जो ये मसूड़े होते हैं वो उनमें से ब्लीडिंग आने लगती है, जॉइंट में पेन होने लगता है, ये सब चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन D। ये सबको पता होना चाहिए, विटामिन D की कमी से रिकेट्स हो रहा है, राइट? रिकेट्स हो रहा है, बोन सॉफ्ट हो जाती है, बोन पेन। अब इसके लिए आप कर क्या सकते हो? विटामिन B बॉडी में कम ना हो। सनलाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन D, राइट? फिर आता है विटामिन K। विटामिन K की कमी से होते हैं ब्लीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, राइट? मतलब चोट लगी तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है या स्लो ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। आयरन की कमी से एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी से एनीमिया हो सकता है। आयोडीन की कमी अगर बॉडी में है, आयोडीन की कमी है तो गॉइटर हो सकता है, राइट? जो आपका नेक जो है थायराइड जो एक तरीके से होता है ना, स्वेलिंग ऑफ नेक वगैरह जो हो जाता है, तो आयोडाइज सॉल्ट वगैरह लेना चाहिए इसके लिए। देन कैल्शियम की कमी से हमें क्या हो जाता है? वीक बोन्स रहेंगी, इसमें कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बोन्स वीक रहेंगी। लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से हमें देखने को मिलता है क्वाशियोरकर, इसमें आपका स्वलन बेली हो जाता है। मैरेस्मस में काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है, मैरेस्मस, क्लियर? सो दीज आर द सर्टेन डिजीज़ जो आपकी न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन की कमी से होती है, राइट? अब कैसे प्रिवेंट करना है? हमें सब्जेक्टिव आंसर नहीं लिखना है कि बैलेंस डाइट लो, फ्रूट्स वेजिटेबल लो, इसके लिए ये खाओ, मीट खाओ, सनलाइट लो, आयोडाइज साल्ट लो, सप्लीमेंट्स लो, पॉसिबल हो अगर कि जो वुमेन एक सर्टेन एज के बाद मेल फीमेल्स में अगर डिजीज़ है इस तरीके की तो आप सप्लीमेंट से भी कवर अप कर सकते हो उन चीज़ों को। डन।
तो ये हमने कुछ टॉपिक देखे अभी, हेल्थ क्या होता है वो देखा, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ देखा, किस न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं वो देखा। अब हम देखते हैं कि कुछ सोशोलॉजिस्ट हेल्थ के बारे में क्या क्या बात करते हैं। कुछ सोशोलॉजिकल कंसेप्ट मतलब सोशोलॉजिस्ट के व्यू पॉइंट देखते हैं, जिसमें से फर्स्ट आते हैं एमाइल दर्कीम। एमाइल दर्कीम एक फंक्शनलिस्ट विचारधारा वाले पर्सन है, राइट। तो ये क्या कहते हैं कि हेल्थ जो है, हेल्थ और सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि जो मेडिकल सिस्टम है, ये सोसाइटी में सोशल ऑर्डर बना के रखने में एक फंक्शनल रोल प्ले करता है। देखिए अगर हेल्थ अच्छी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो आपकी हैं, मेडिसिन वगैरह है, तो अगर वो अच्छे से वर्क कर रहा है तो लोग हेल्दी रहेंगे, हर कोई अपना अपना काम कर पाएगा, सोसाइटी में जिसके जो काम है हर कोई वो प्रॉपर वर्क परफॉर्म कर पाएगा। वहीं अगर उस पर्सन की हेल्थ और वेलबींग अच्छी नहीं है तो वो अपने नॉर्मल डे टू डे वाले वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वो फॉर एग्जांपल लेट्स से वो ऑफिस नहीं जा पा रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो उससे उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो इससे सोसाइटी में डिसऑर्डर आता है। इसलिए वो कहते हैं कि हेल्थ एंड सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो सोसाइटी में सोशल ऑर्डर बना के रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो अपनी थ्योरी ऑफ सुसाइड दी है उसको भी उन्होंने कारण बताया कि साइकोलॉजिकल रीज़न की वजह से नहीं है, ये भी सोसाइटल रीज़न की वजह से होता है। पीपल कमिट सुसाइड ड्यू टू द सोशल रीज़न। या तो सोसाइटी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सोशल इंटीग्रेशन होता है, लोग बहुत ज़्यादा ही इंटीग्रेटेड और कनेक्टेड है किसी चीज़ों से, या फिर सोसाइटी में रेगुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा या कम है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से पीपल कमिट सुसाइड। तो सुसाइड जैसी चीज़ के लिए भी इन्होंने सोसाइटी को जो है वो सोसाइटी को रीज़न बताया है। तो अगेन हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हेल्थ को सोसाइटी से लिंक किया गया है। फिर आता है कार्ल मार्क्स। देखिए कार्ल मार्क्स को तो आप किसी भी आइडियोलॉजी में पुट कर लीजिए, कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट विचारधारा के हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये जो कैपिटलिस्ट पीपल हैं ये वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा काम करवा रहे हैं, उनके बदले जो है वो पैसे दे ही नहीं रहे हैं। इस वजह से ये जो वर्किंग क्लास है इसको पुअर हेल्थ का जो है वो फेस करना पड़ता है। क्लास स्ट्रगल में दे आर एक्सप्लॉइटिंग द वर्किंग क्लास। तो इसीलिए जो पुअर क्लास है इनको प्रॉपर सैनिटेशन नहीं मिल पाता, मेडिकल केयर नहीं मिल पाता, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, क्लीन वाटर नहीं मिल पाता, तो इनकी हेल्थ जो है वो पुअर रह जाती है। तो इनके अकॉर्डिंग हेल्थ जो है वो एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, हेल्थ पॉलिटिकल है, जिस वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हमें देखने को मिलती है। फिर बात आती है मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर जो है वो लाइफ स्टाइल, लाइफ ऑर्डर, ब्यूरोक्रेसी, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो ये मैक्स वेबर भी कहते हैं कि जो आपके स्टेटस है, आपका जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो है ये हेल्थ पे इम्पैक्ट डालते हैं। इन्होंने लाइफ चांसेस की बात की। लाइफ चांसेस मीन्स कि आपका जो सोशल क्लास है, आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हो। सोशल क्लास मतलब होता है किस इनकम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हो। तो आपकी इनकम अच्छी होगी तभी तो आप बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ जो है वो अफोर्ड कर सकते हो, राइट। तो अगर आपकी सोशल क्लास, इफ़ यू आर फ्रॉम अ गुड सोशल क्लास, देन आप हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छी ले सकते हो। क्लियर। तो ये जो मैक्स वेबर है वो क्लियर कट कहते हैं कि हेल्थ इज शेप्ड बाय सोशल क्लास एंड कल्चर ऑल्सो। डन। फिर आते हैं एक और थिंकर, दैट इज़ मिशेल फोको। मिशेल, देखिए ये सर्विलियंस सोसाइटी की बात करते हैं। ये किसकी बात करते हैं? द बायो पावर एंड मेडिकल गेज भी यहाँ पे इन्होंने बात की। जैसे देखो क्या होता है, जेल में होता है ना, आप देखते हो जेल में एक जेलर होता है, वो सब पे नज़र रखता है, सारे जेल से अलग अलग सेल बने होते हैं और एक टॉप पे फॉर एग्जांपल एक बीच में पर्सन है और वो नज़र रख रहा है सब पे, सर्विलियंस कर रहा है सबकी। तो इन्होंने सर्विलियंस का कंसेप्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो वो भी यही कहते हैं कि हेल्थ एंड सैनिटेशन जो है वो भी किसका पार्ट है, वो कंट्रोल करने का काम है स्टेट का। स्टेट कंट्रोल करेगा। स्टेट मतलब कौन? गवर्नमेंट विल कंट्रोल द हेल्थ एंड सैनिटेशन पार्ट। गवर्नमेंट, हाउ गवर्नमेंट विल कंट्रोल? गवर्नमेंट विल मेक लॉ, गवर्नमेंट विल मेक पॉलिसी, गवर्नमेंट विल कंट्रोल द सर्टेन थिंग। तो हॉस्पिटल बनाएंगे, टॉयलेट्स बनाएंगे फॉर द सैनिटेशन पर्पस, अवेयरनेस फैलाओ लोगों में, राइट। तो इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप सोसाइटी में डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आप हाइजीन की बात करो, यू कैन ऑल्सो मेंटेन द डिसिप्लिन बाय प्रॉपरली हेल्थ पे ध्यान देके, राइट। फिर उन्होंने मेडिकल गेज की भी बात की। मेडिकल गेज क्या कहता है कि आप जो बॉडी है उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो, कि वो बॉडी एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, और उसको प्रॉपरली स्टडी करना ज़रूरी है। देखो बॉडी को स्टडी नहीं करोगे कि हाउ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी आर इंटरकनेक्टेड, तो कैसे पता चलेगा कि ये पार्ट प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। बॉडी के पार्ट को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना दैट ये मुझे प्रॉब्लम है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोल्ड हो रहा है इसलिए मुझे फीवर आ गया, मुझे फीवर आ गया इसलिए मेरे हेडेक हो रहा है। तो हाउ द थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, एंड जब आपको उसको क्योर करना है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि उन चीज़ों का कंट्रोल कैसे करा जा सकता है।
और वो कब पता चलेगा, जब उस चीज़ को आप स्टडी कर रहे हो, ताकि आपको पता चल पाए कि कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो ये मिशेल फोको भी यही कहते हैं कि पावर एंड नॉलेज जो है वो क्या करते हैं, वो शेप करते हैं आपकी हेल्थ एंड सैनिटेशन पॉलिसी को। क्लियर। उसके अलावा देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंकर जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत हाई चांसेस हैं एग्जाम में आने के, दैट इज़ टैलकट पार्सन। टैलकट पार्सन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देते हैं ऑफ सिक रोल। आपसे एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है सिक रोल का कंसेप्ट वाज गिवन बाय, दैट इज़ गिवन बाय टैलकट पार्सन। सिक रोल क्या कहता है? सिक रोल कहता है कि जो एक पर्सन बीमार है, सोसाइटी उससे क्या एक्सपेक्ट करती है, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन और बिहेवियर उस पर्सन से क्या रहते हैं। राइट। देखिए, अब वो पर्सन जो बीमार है ना, वो नॉर्मल जैसा रोज़ बिहेव करता है वैसा तो करेगा नहीं, वो थोड़ा डेविएंट बिहेव करता है, मतलब नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा हट के चीज़ें कर रहा होता है, उसको बोलते हैं डेविएंस, डिफरेंस जो आ रहा है। तो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करती है बिकॉज दैट पर्सन इज सिक। यहाँ पे क्या कहा जाता है इस चीज़ में, आपको देखिए कुछ चीज़ें मान के चली जाती हैं सिक रोल के केस में। एक तो एग्जाम्पशन मिल जाती है आपको फ्रॉम नॉर्मल ड्यूटी से। आपको देखो ना, ऑफिस स्कूल्स वगैरह में मेडिकल लीव मिल जाती है ना, इफ़ यू आर नॉट वेल। डेली आप स्कूल जा रहे हो लेकिन आपको मेडिकल लीव मिल रही है, इफ़ यू आर नॉट वेल देन प्लीज़ डोंट कम। तो एग्जाम्पशन मिल रही है आपको नॉर्मल ड्यूटी से। प्लस जो पर्सन बीमार है हम उसको नहीं ब्लेम कर रहे हैं, अरे तुम्हारी ही गलती है, तुम बीमार हुए, तुम जानबूझ के बीमार हुए। तो हम मान के चलते हैं कि दैट पर्सन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलनेस। राइट। हम मान के चलते हैं उस पर्सन को कि वो पर्सन कोशिश कर रहा है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। कोई पर्सन ये नहीं चाहता कि वो बीमार है तो वो बीमार ही पड़ा रहे। माना जाता है कि जो सिक पर्सन है वो बीमार पड़ने को में उसे मज़ा नहीं आ रहा है, एंड दैट पर्सन वांट टू गेट वेल। तो ये ऑब्लिगेशन होती है उस पर्सन की कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तभी तो देखिए आप लोग मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हो, बॉडी को रेस्ट देते हो सो दैट आपको आराम मिले। राइट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब ये भी बोला जाता है सीक प्रोफेशनल हेल्प, मतलब डॉक्टर के पास जाइए, इलाज कराइए, सीक प्रोफेशनल हेल्प। क्लियर। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था अब ऑफ द सिक रोल। राइट। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं दैट, देखिए एम एन श्रीनिवास की बात करें तो एम एन श्रीनिवास जो है वो बता रहे थे कि किस तरीके से रूरल एरिया में, क्योंकि इन्होंने तो फील्ड वर्क करा है इंडिया में, तो रूरल एरिया में सैनिटेशन प्रैक्टिसेस किस तरीके से वर्क करती हैं, कास्ट हियरार्की कैसे है, कैसे क्लीन वाटर एंड टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ सबको नहीं मिलती है। जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको कॉमन सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं मिल रही होती है जैसी बाकी लोगों को मिल रही होती है। इसी से रिलेटेड अभी एक कंसेप्ट आएगा मैनुअल स्कैवेंजिंग का, जो अभी हम पढ़ेंगे। राइट। अब एक और पर्सन है दैट इज़ इमराना कदी। इमराना कदी। राइट। ये इंडियन पब्लिक हेल्थ सोशोलॉजिस्ट है। राइट। इंडियन पब्लिक हेल्थ सोशोलॉजिस्ट है जो सीधा सीधा क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसको, प्राइवेटाइजेशन इन हेल्थ को। जो हेल्थ सेक्टर में आज की डेट में प्राइवेट हॉस्पिटल आ गए हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की वजह से दे वांट टू अर्न देयर प्रॉफिट, तो वो वहाँ पे एक पैसा कमाने के चक्कर में वो इस तरीके से, एक तो बहुत हाई जो अमाउंट ले रहे हैं, बहुत हाई अमाउंट ले रहे हैं अपनी सर्विसेज का, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसी चक्कर में सोशल इक्विटी, सोशल जस्टिस जैसी चीज़ें हैं वो यहाँ पे स्टेक पे लग जाती हैं। क्लियर। तो वो बात करते हैं हेल्थ एक सोशल गुड की चीज़ है, ये एक प्राइवेट कमोडिटी नहीं है। चलिए, तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। इसके रिगार्डिंग देखो इंडिया में तो स्वच्छ भारत अभियान, इसके अलावा आपका सुलभ मूवमेंट, मेडिकल इंश्योरेंस देने के लिए आयुष्मान भारत, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, जो हम वन बाय वन वी विल सी दैट टॉपिक। राइट। सिक रोल आई होप आपको समझ में आ गया। टैलकट पार्सन ने दिया था। टैलकट पार्सन एक फंक्शनलिस्ट विचारधारा वाले पर्सन जो हैं, पर्सपेक्टिव से आते हुए पर्सन है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है इंडिया का जो टॉप मोस्ट लॉ है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी और भी लॉ बने हैं इसके रिगार्डिंग, बट व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट द हेल्थ एंड सैनिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न है जो हेल्थ एंड सैनिटेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे डीपीएसपी की। डीपीएसपी क्या होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हालांकि डीपीएसपी ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है फॉलो करने, बट डीपीएसपी में भी कुछ बातें लिखी गई हैं जो हेल्थ एंड सैनिटेशन को रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे कि हमारा आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आर्टिकल 47 क्या कहता है? स्टेट शेल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ द, मैं बोल भी रही हूँ अगर कोई वर्ड आपको लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। तो ये सरकार की, स्टेट मतलब यहाँ क्या कौन है, गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है। गवर्नमेंट को कोशिश करके चलनी चाहिए कि वो क्या करे, लोगों का स्टैंडर्ड, लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। देखिए तभी आप देखो कि जो पुअर क्लास पीपल होते हैं उनके लिए राशन, शॉप्स पे राशन अवेलेबल कराया जाता है बहुत कम प्राइस पे, ताकि बेसिक उनको हेल्थ, बेसिक खाना पीना मिल पाए, बेसिक न्यूट्रिशन उन तक पहुँच पाए, राइट। तो न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो आप कर पाओ, ताकि पब्लिक हेल्थ जो है वो प्राइमरी ड्यूटी की तरह लिया जा सके और लोगों की हेल्थ एंड वेलबींग जो है वो सिक्योर रह सके, राइट। उसके अलावा देयर इज़ वन मोर, अगर हम देखें तो आर्टिकल, दैट इज़ आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए एंड इम्प्रूव करना चाहिए एनवायरनमेंट को भी। देखिए एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना हेल्थ पे। अगर एनवायरनमेंट सही नहीं है, एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, तो पोल्यूशन भी होगा, बहुत सारी अदर कॉजेज़ भी होंगी जिससे अल्टीमेटली हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि आपके एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करके चले और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करके चले। पूरा आर्टिकल ये है, बट इसमें जो ये एनवायरनमेंट वाला पार्ट है ये आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है, राइट। उसके अलावा हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, ये तो डीपीएसपी थे। फिर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीज़न को दिए जाते हैं, तो देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट जो भी बात करते हैं कि आपकी हेल्थ एंड वेलबींग पे को प्रोटेक्ट करके चला जाए, जिसमें से एक है आर्टिकल 21। ये आर्टिकल अपने आप में बहुत ब्रॉड आर्टिकल है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जाती हैं, क्योंकि ये बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, कि आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखने का काम है ना। तो लाइफ में सारी चीज़ें जाती है ना। अब एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, इस तरीके की डिजीज़ की वजह से मेरा राइट टू लाइफ ब्रेक हो रहा है, मेरा राइट टू लाइफ यहाँ पे कहीं ना कहीं जा रहा है। तो राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्थ, क्लीन एनवायरनमेंट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सब जाते हैं। ये जो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 है, इसमें आपका राइट टू हेल्थ भी जा रहा है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी जा रहा है, क्लीन एनवायरनमेंट भी जा रहा है। क्लियर? क्लीन एनवायरनमेंट भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। राइट टू हेल्थ भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। क्लियर? इसके अलावा एक और आपकी फंडामेंटल, सिटीज़न को राइट मिल रहे हैं तो उनकी ड्यूटी भी तो बनती है कुछ। हालांकि देखो ड्यूटीज़ अगर आप फुलफ़िल नहीं कर रहे हो तो कोई ये नहीं है कि कोर्ट का केस हो जाएगा आपके ऊपर, आपके ऊपर ऐसा नहीं होता कोर्ट का केस हो जाएगा, बट आपकी एक ऑब्लिगेशन है कि यार करके चलो, आप ये भी चीज़ें फुलफ़िल करके चलो। तो फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है? फंडामेंटल ड्यूटी को किसको फुलफ़िल करनी होती है? सिटीज़न को। तो सिटीज़न को भी ये कोशिश करके चलनी चाहिए कि वो प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे एनवायरनमेंट को, राइट। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसमें फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स और जो भी लिविंग क्रिएचर्स आपके आसपास है उनके लिए थोड़ा कंपैशन रखो, राइट। तो ये हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, आर्टिकल 21, 47, 48A, 51, ये हमने देखा। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछ ले कि जो आपका हेल्थ है, जो हमारा हेल्थ है, 3 लिस्ट होती है ना गवर्नमेंट की। यूनियन लिस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर चीज़ें जा रही है, जिसको मैनेज करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। फिर होती है स्टेट लिस्ट, जिसको मैनेज करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। आपके अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट उन चीज़ के रिगार्डिंग लॉज, पॉलिसी, कानून बनाएंगी, उनको उनकी मैनेजमेंट का काम उनके पास आता है। तो यूनियन स्टेट लिस्ट होती है। उसके अलावा आपकी वैसे तो कॉन्करेंट लिस्ट भी होती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बनाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बनाती हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए हेल्थ, तो हेल्थ इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। हेल्थ कहाँ का सब्जेक्ट है? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल है वो इन तीनों लिस्ट की बात करता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो ये आपका हेल्थ है ये एक स्टेट का सब्जेक्ट है। क्लियर? हेल्थ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। तो ये चीज़ आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रही है जो भी हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, राइट। इसके अलावा मैं कुछ और पॉइंट भी यहाँ पे आपके डिस्कस कर देती हूँ। बाकी तो देखिए ये चैप्टर एक एंडलेस चैप्टर है, ये एंडलेस चैप्टर है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें छोटी छोटी जा सकती है। बट अपने पार्ट पे जो भी अभी मुझे समझ में आ रहा है, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट विद दिस। अब इस पर मैंने MCQ भी लिए हुए हैं, दैट इज़ आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम, राइट। आयुष्मान भारत स्कीम क्या कहती है? आयुष्मान भारत स्कीम इंडिया की गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी ऑन 23 सितंबर 2018। लिख लो इसको, PM जन आरोग्य योजना भी कहते हैं, ये भी कहीं पे लिख लो। आयुष्मान भारत स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की। इसको PM जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर जाती है। अब अगर देखा जाए तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है
जिसके थ्रू आप कोशिश करते हो कि सब लोगों तक हेल्थ फैसिलिटी पहुंच पाए। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की आप लोग बात करते हो। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मतलब क्या है? सब लोगों तक, पुअर और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो हैं वहाँ तक भी हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुँच पाएँ। क्लियर? हम जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जितने भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज़ वो हम कवर अप कर पाएँ। जो लोगों के एक्सपेंडिचर होते हैं हेल्थ केयर में उसको हम कम कर पाएँ। राइट? तो इसके रिगार्डिंग इसमें आपने कुछ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी बनाए हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी बनाए हैं। राइट? जहाँ पे आप फ्री कुछ मेडिसिन दे रहे हो, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए बात कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा आप हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज भी दे रहे हो। अब हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दे रहे हो, अमाउंट भी पूछ सकता है या 3-4 स्टेटमेंट लिख के भी पूछ सकता है। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू और नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द आपका आयुष्मान भारत स्कीम। तो पता होना चाहिए कवरेज कितनी है, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। 5 लाख पर फैमिली पर ईयर की हेल्थ कवरेज आप पर्सन को देने की बात कर रहे हो। राइट? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे आप जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको ये जो है चीज़ें दे रहे हो। इसमें काफ़ी सारे मेडिकल प्रोसीजर कवर होंगे, काफ़ी सारे, जैसे सर्जरी करानी है, हॉस्पिटल में एडमिट हो, आईसीयू केयर है, वो सारी चीज़ें। क्लियर? चलिए, तो ये बेसिक्स हमें समझ में आया है। अभी देखिए, क्योंकि डिटेल वैसा एग्ज़ाम तो नहीं है ये आपका सब्जेक्टिव की इसमें कहानी लिखी होगी, ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग आपको जो पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। अगला हम इसमें देख रहे हैं दैट इज़ स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन। तो ये जब पीएम नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई थी उसी टाइम पे, उसी ईयर में 2 अक्टूबर महात्मा गांधी मतलब गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर 2014 को ये जो है यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया। अब इसमें जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी, ऊपर आपने देखा कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी। यहाँ पे जो मिनिस्ट्री थी दैट वाज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स प्लस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अभी याद कर लो, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वाज द मिनिस्ट्री जो इसमें इन्वॉल्व है। इसका मिशन क्या था? टू मेक इंडिया क्लीन एंड ओपन डेफिकेशन। राइट? ओपन डेफिकेशन फ्री करना है, खुले में जो शौच करते हैं वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें जो प्रमोट करना है कि सैनिटेशन हो, हाइजीन हो अक्रॉस द कंट्री। ओपन डेफिकेशन को हमें कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है, सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना है, लोगों की बिहेवियर में चेंज लाना है, अबाउट द क्लीनलीनेस वो अवेयर करके होगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे फोकस करना है कि लोग भी पार्टिसिपेट करें। हमारे करने से कुछ नहीं होगा, जब तक लोग नहीं सैनिटेशन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी किसी चीज़ की। अच्छा, ये 2 चीज़ें थी इसमें, ग्रामीण भी था और अर्बन भी था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और अर्बन। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण था उसे मैनेज कर रही थी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एंड जो अर्बन था उसे मैनेज कर रही थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। क्लियर? ओपन डेफिकेशन करना था और ऑल इंडिया विलेज को आपने डिक्लेयर भी कर दिया। ये मैंने एमसीक्यू जो सीरीज़ में आपको कराया उसमें मैंने बताया भी, अगर आप लोगों ने देखी है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे 2019 तक, अक्टूबर 2019 तक आपने डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया के सारे विलेजेस जो है वो ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं। क्लियर? इसका फेज़ 2 भी आया था, वो भी मैंने बताया था। 2020 को फेज़ 2 आया था जो अब तक चल रहा है, जिसमें आप सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हो। ये मैंने क्वेश्चन बताया था, मेजरली सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात वहाँ पे की जा रही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब सैनिटेशन एंड हेल्थ से रिलेटेड क्या कुछ अदर लॉज भी हैं, क्या कुछ और भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है ये तो हमने देख लिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या बोलता है, 47, 48A, 51, आर्टिकल 21 ये हमने देख लिया। बट इसके अलावा देयर आर सर्टेन अदर लॉ जो हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन से रिलेटेड है। मैं नाम बता रही हूँ, ईयर बता रही हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट दैट इज़ 1974। नाम से समझ में आ रहा है, प्रिवेंट करना है और वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, क्लीन वाटर मिलना चाहिए पब्लिक हेल्थ के लिए।
राइट, ये चीज़ है। दूसरा, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ईयर भी याद रखना, 1986 इज़ द ईयर, राइट। आपको क्या करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके चलना है, एयर वाटर पोल्यूशन, जितने भी पब्लिक हेल्थ हैजार्ड है उनको मैनेज करना है, सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें। फिर सेपरेटली आया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, नाम से समझ में आ रहा है सॉलिड वेस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, उसके लिए रूल बनाए गए थे, ईयर है 2016। वेस्ट सेग्रीगेशन कैसे किया जाएगा, कलेक्ट कैसे करोगे, कहाँ डिस्पोज करोगे, ये जो लॉ, ये जो एक्ट था, ये सारे घरों पे, लोकल बॉडीज़ पे, इंस्टीट्यूशन पे, सब पे अप्लाई होता है। इसमें सिर्फ वेस्ट के सेग्रीगेशन की या कलेक्शन की बात नहीं होती, सेग्रीगेशन, कलेक्शन, डिस्पोजल सबकी बात होती है कि कैसे आप फिर उसको रिसाइकिल वगैरह करोगे। इसके अलावा है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, आपको समझ में आ रहा है, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वेस्ट रिलीज़ होता है, बायोमेडिकल फील्ड, क्योंकि अगर आप उसको ऐसे डिस्पोज करोगे तो वो एनवायरनमेंट में जाएगा, तो उसका क्या प्रोसीजर है कलेक्ट करने का, ट्रीट करने का, डिस्पोज करने का, जो हॉस्पिटल्स का या क्लिनिकल वेस्ट होता है उसको आप कैसे कलेक्ट करके, ट्रीट करके डिस्पोज ऑफ करोगे, ये चीज़। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो वो जो मेडिकल वेस्ट है उससे, जैसे कोई सिरिंज आपने फेंक दी, ब्लड सोक आइटम थे, उससे हेल्थ हैजार्ड क्रिएट हो सकते हैं। क्लियर। फिर आता है आपका एक और, द प्रोहिबिशन of employment as manual scavengers and their rehabilitation। ये 2013 में आया। देखिए मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है उसमें बहुत सारे आपके देखिए हैज़ार्डस और हेल्थ रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। अब बेसिकली क्या है कि इंसान जो है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा को क्लीन कर रहा है बाय सेल्फ, राइट, सीवर्स वगैरह सेप्टिक टैंक को आप क्लीन कर रहे हो, तो एक तो ये हेल्थ की भी बात है, ऊपर से डिग्निटी की भी बात है। आप किसी दूसरे की गंदगी को अपने खुद से हेल्थ में, मतलब अपने हाथों से और खुद जाके क्लीन कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा एक डिग्निटी की भी बात है। और पुराने टाइम पे अगर हम देखें तो इसके लिए तो आपने कास्ट को भी फिक्स कर दिया था, जो मार्जिनलाइज कास्ट थी, कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो यूजुअली मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए यू पिकअप द पीपल ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शंस, राइट। और जो दलित्स में से भी एक सेपरेट ग्रुप होता था, क्योंकि उस समय अनटचेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी, दलित्स में अनटचेबल लोग थे, तो ये चीज़ आपने उनको काम असाइन कर दिया था, मतलब आपने उनकी कास्ट के साथ इस काम को जोड़ दिया था, राइट, आपने उनकी कास्ट के साथ इस काम को जोड़ दिया था। सो दिस इज़ नॉट द प्रॉपर, लाइक एक तरीके से हम देखें डिग्निटी वाइज भी प्रॉपर नहीं है, उनकी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनका राइट टू लाइफ है, वो सब चीज़ें हार्म हो रही थी, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे हो रहा था। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग का एक्ट हमने देख लिया, राइट। और क्यों हो रहा था, क्योंकि इनइक्वालिटी थी सोसाइटी में, डिस्क्रिमिनेशन था, तो सोसाइटल एस्पेक्ट तो बिल्कुल आ ही जाता है, उनका हेल्थ का यहाँ पे सोसाइटी से लिंक हो गया ना, इसीलिए हम इनको सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ में पढ़ रहे हैं टॉपिक को। फिर एक आपका है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, नाम से समझ में आ रहा है डिज़ास्टर को मैनेज करना है, राइट, प्रिवेंटिव स्टेप लेने हैं कोई अगर डिज़ास्टर आ जाए तो। फिर एक और है फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट, फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग है, सेफ्टी रहनी चाहिए खाने पीने की चीज़ों में, बिकॉज अगर वो कंटामिनेटेड होंगी तो भी पब्लिक की हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। सो आप देख रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा देयर आर वेरियस अदर लॉ जो बनाए गए हैं, ताकि स्टेट यानी जो सरकार है वो आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो आपका जो हाइजीन है और आसपास की जो साफ़ सफाई है, सैनिटेशन है, उसको प्रोटेक्ट करके रख सके, आपको अवेयर कर सके, रूल्स बना सके कि लोग जो है उस रूल्स के प्रेशर में आके उन चीज़ों पे मतलब आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाल पाएँ। क्लियर। तो ये मेरी तरफ से मेरे को जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहे हैं, देखिए मैं उतने बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही मैंने बता दिया है या देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन दिस, बट जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं आपको वो सारी चीज़ें बता के चल रही हूँ। अब एक और चीज़ पे बात करते हैं, अगर एक वर्ड हो मेडिकल प्लूरलिज्म, देखिए इसके एवोल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है। एवोल्यूशन में आप देखो कि इंडियन सोसाइटी, जब हेल्थ, सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ चीज़ें पहले भी थी, इंडिया में ट्रेडिशनल तरीके से ट्रीटमेंट चलता था, ट्रेडिशनल मेडिसिन चलती थी, बट जब ब्रिटिशर थे तो ब्रिटिशर सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, दे आर नॉट लाइक इंडिया के लिए वो चीज़ों की बात नहीं कर रहे थे। बट धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी तो अपने इंस्टीट्यूशन बनाने स्टार्ट करे कि जहाँ पे हेल्थ को लेकर ट्रीटमेंट होगी, ये सब चीज़ें होंगी, राइट। तो ऐसा कुछ सोशियोलॉजी का ऑफ हेल्थ के इमरजेंस में बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है जो आपसे MCQ में पूछेगा। बट हाँ, एक दो टर्म देख लो। मेडिकल प्लूरलिज्म मतलब क्या होता है? मेडिकल प्लूरलिज्म मतलब यूजिंग मल्टीपल मेडिकल
ट्रीटमेंट, जैसे कि देखिए आयुर्वेदिक भी है, एलोपैथी भी है, नेचुरोपैथी भी है, देयर आर मल्टीपल वेज टू ट्रीट डिजीज़ ना। तो अगर आप मल्टीपल डिजीज़ जब मल्टीपल वे एग्जिस्ट करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, मेडिकल प्लूरलिज्म। दैट कंसेप्ट इज़ नोन एज मेडिकल प्लूरलिज्म। फिर आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ मेडिकलाइजेशन। मेडिकलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स को भी आप मेडिकल इशू की तरह डील कर रहे हो। नॉन मेडिकल प्रॉब्लम को भी आप इलनेस, डिसऑर्डर, सिंड्रोम से की तरह देख रहे हो और उनको मेडिकल प्रोफेशनल जो है वो मैनेज कर रहे हैं। सो मेडिकलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ह्यूमन कंडीशन और सोशल प्रॉब्लम्स को भी आप मेडिकल इशू की तरह ट्रीट करो। जैसे कि चाइल्ड बर्थ एक आपका सोशल कंसेप्ट है, लेकिन आपने उसको अब क्या कर दिया, नेचुरल इवेंट नहीं माना, इसको एक मेडिकल इवेंट बना दिया कि आप फ्रॉम बच्चा इवन प्लान भी करना है उसके लिए भी देयर इज़ अ मेडिकल ट्रीटमेंट। पूरा प्रोसेस जो चल रहा है उसमें तो आप जा ही रहे हो दिखाने डॉक्टर के पास, डिलीवरी के लिए जा रहे हो, बट वो जो प्लान करना है उसके लिए भी चीज़ें चल रही है। तो ये जो नेचुरल और सोशल प्रोसेस था वो एक प्रॉपर मेडिकल इवेंट बन चुका है। चिल्ड्रन में जो हाइपर एक्टिविटी हो गई है, ADHD का कंसेप्ट, हाइपर एक्टिविटी जो चिल्ड्रन में है वो भी एक मेडिकल कंसेप्ट बन चुका है। सेपरेट स्पीच थेरेपी आप देखो हो रही है, बच्चों की अलग से थेरेपीज़ हो रही है अलग अलग टॉपिक पे। एजिंग जो है, मेनोपॉज जो है, सैडनेस, इवन स्ट्रेस, उसके लिए भी अलग से आपके डॉक्टर बन गए हैं जो स्ट्रेस मैनेजमेंट और इन सब चीज़ों पे मेडिकल असिस्टेंस देंगे आपको, या अलग अलग जो भी थेरेपीज़ हैं उनके थ्रू आपकी चीज़ें ट्रीट करेंगे। क्लियर? जैसे कि मिशेल फोकट का भी मैंने कंसेप्ट आपको बताया ना, वो भी तो पावर एंड सर्विलियंस को लिंक कर रहे थे, तो वो मेडिकलाइजेशन ही एक तरीके से कर रहे थे। फार्मा इंडस्ट्री ये हो क्यों रहा है, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस है, मीडिया बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर रही है डिजीज़ के रिगार्डिंग, डॉक्टर्स का भी डोमिनेंस हो गया चीज़ों पे, तो ऑल दीज थिंग्स मतलब जो है मेडिकलाइजेशन को कॉज करती हैं। क्लियर? सो अभी इस पर्टिकुलर मैराथन के पार्ट में मैंने आपको हेल्थ एंड सैनिटेशन के अपनी तरफ से जितने भी पॉसिबल इम्पॉर्टेंट MCQ हो सकते थे वो मैंने कवर कराने की ट्राई करा है। अगले पार्ट में मैं इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी इन चीज़ों पे वर्क करूँगी और मुझे लगेगा कोई छोटा टॉपिक इसका रह गया है। आई एम नॉट सेइंग ना कि 100% कंप्लीट हो गया है, मुझे लगेगा कोई छोटा टॉपिक मिसप्लेस हो गया अभी, क्योंकि मैं कहीं लिख नहीं रही हूँ कि मुझे ये कराना है वो कराना है, रेंडमली वट एवर इज़ कमिंग इन माई माइंड मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो या अगर लगेगा तो आज ही रात तक मैं आप लोगों को एक वीडियो और प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा टॉपिक हम लोग कवर कर ले उतने ही कम है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू गाइज लाइक, आप जो कमेंट में मेंशन कर रहे हो कि चीज़ें हेल्प कर रही हैं, एंड ट्रस्ट मी दैट इज़ द ओनली मोटिवेटिंग फैक्टर, बिकॉज यूट्यूब डज नॉट पे, यूट्यूब नहीं पे कर रहा है उतना कि हमें बहुत मोटिवेशन मिल रहा है कि यार अर्निंग आएगी। आई कैन शो यू कि मतलब हंड्रेड्स ऑफ आवर्स अगर कोई बच्चा वीडियो देख भी रहा है तो भी यहाँ पे 300 400 500 रुपये भी नहीं आते हैं। तो यू नो इट वेरी वेल कि ये कोई मोनेटरी तो एक तरीके से मोटिवेशन नहीं है जो मजबूर कर रही है हमें वीडियो बनाने पे, क्योंकि नहीं है मोनेटरी रिटर्न, और ये यहाँ पे कोई मैंने कोर्स भी लॉन्च नहीं करा है कि मेरा मोनेटरी बेनिफिट होगा। तो बस जो आप लोगों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स है दैट इज़ द ओनली मोटिवेटिंग फैक्टर। सो या दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द फर्दर टॉपिक्स।